स्टार्ट करते हैं। ये आज है वेंसडे मॉर्निंग। फोन बन के नहीं आया, फोन नहीं बन रहा, फोन खराब हो गया है। नया फोन ऑर्डर किया है, शायद 1-2 अक्टूबर तक आ जाएगा, 2 अक्टूबर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो एक बार नया फोन आ जाता है तब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ना वो जैसे लेक्चर्स पहले लेते थे वैसा ही लेंगे। अभी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फोन नहीं है मेरे पास। है एक डब्बा फोन है, उससे किसी तरह काम चलता है। स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस कैसे हैंडल करना है, इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है, करंट कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिया है। तमाम क्वेश्चंस इस तरह के मैंने आपको बता दिए हैं। आज अपन क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी, अब चश्मे वाले लोगों को बैटरी बोला जाता है, ठीक है, प्यार से बोला जाता है उनको बैटरी, बैटरी या सेल। अब बैटरी या सेल क्या है, तो अभी तक हमने बैटरी के बारे में क्या जाना था कि ये बैटरी क्या काम करता है। तो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, हाँ, ये जो बैटरी है वो क्या है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी जो है वो क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर आता है, या आप ये भी बोल सकते हो बैटरी, हाँ, बैटरी creates a potential difference across the resistor। जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस आप इस बैटरी को कनेक्ट करोगे वो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या करता है, रेजिस्टर, RESIS, स्पेलिंग गलत हो गया, रेजिस्टर, ठीक है। ये दो बातें हम बैटरी के बारे में पहले से जानते हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स है और बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जिसके कारण से रेजिस्टर के थ्रू करंट मूव करता है। आज क्या करेंगे ना, बैटरी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन या इंटरनल क्या होता है बैटरी में, कैसे काम कर रहा है, EMF क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये सब डिफाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो बैटरी का इंटरनल पार्ट्स है ना, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मतलब जब भी मैं बोलूं कि बैटरी है तो हम क्या करेंगे, बैटरी का सिर्फ मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म, और वो भी बहुत ही ऊपर ऊपर से। हम बैटरी को कोई डिटेल से नहीं पढ़ने वाले। बैटरी का जो डिटेल है आपको अपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से तुम्हारे पास एक चैप्टर आएगा, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन वहां पर आप क्या करोगे, बैटरी के बारे में पढ़ोगे। अभी आप ऐसा मान लो, बैटरी जो होता है बेसिकली क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, उसमें दो कैथोड, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें चार्जेस का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा, अब वहां पर क्या होता है, मान लो मेरे पास बैटरी का ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है, B है। अब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है, कुछ कुछ होगा इसके अंदर, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है और वो जो इलेक्ट्रोड्स है उनके कारण से कुछ केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होता है, और वो केमिकल रिएक्शन के कारण एक फोर्स जनरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। बी वाले टर्मिनल से ए वाले टर्मिनल तक एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको मैं लिख रहा हूं फोर्स बिकॉज ऑफ बैटरी, ठीक है। अब ये जो फोर्स जनरेट होता है ना बी वाले टर्मिनल से ए वाले टर्मिनल तक, वो क्या करेगा, ये जो फोर्स है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है। अब बिकॉज ऑफ दिस एफ बी फोर्स के कारण देखो, अगर आप बोलोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के मोशन के कारण भी है और जो नेगेटिव आयंस है उनके मोशन के कारण भी है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो एफ बी अमाउंट का फोर्स था, इस फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस ए वाले एंड पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्जेस बी वाले एंड पर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये जो एफ बी फोर्स जनरेट हुआ, ये जो एफ बी फोर्स है, एफ बी फोर्स का फोर्स बिकॉज ऑफ बैटरी, ये इसका ओरिजिन कहां से है, तो इसका ओरिजिन केमिकल रिएक्शन है।
कुछ तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल लोचा होता है इस बैटरी के अंदर, जिसके कारण से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ है वो पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द आयंस को ए टर्मिनल्स के पास भेज रहा है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, बी वाले टर्मिनल के पास आके जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही चार्जेस यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ए वाला जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता जा रहा है। जैसे जैसे आप प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ऐड करते जाओगे, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा और इसका पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। बी वाला एंड लोअर पोटेंशियल हो गया, ए वाला एंड हायर पोटेंशियल हो गया। अब बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, हम जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके कारण से एक और फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको मैं लिख रहा हूँ एफ इलेक्ट्रिक। एफ ई का मतलब क्या है, या एफ एल ई एल ई लिख देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर बिकॉज ऑफ चार्ज का जो सेपरेशन था, उसके कारण से अंदर में फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो गया। मान लो ई अमाउंट का फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस ई अमाउंट ऑफ फील्ड के कारण एक फोर्स जनरेट हो सकता है, जिसको मैंने क्या लिख दिया है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर आप देखोगे, मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर यहाँ पर कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो क्यू चार्ज है वो एफ बी के कारण फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स को अलग अलग से दिखा देते हैं। एफ बी के कारण फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था उसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, तो एफ बी का वैल्यू जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब अगर एफ बी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट ए और ये प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे। प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और प्लेट बी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एक्यूमुलेशन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ ना, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब फोर्स ऑन चार्ज क्यू बिकॉज ऑफ बैटरी जो है वो फोर्स ऑन चार्ज क्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब फोर्स ऑफ बैटरी जो है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे ही ये सिनेरियो आया ना, अब नो फर्दर चार्ज मूवमेंट और deposition will take place। कोई फर्दर चार्ज डिपोजिशन नहीं होगा, कोई फर्दर अब फोर्स जो है, कोई फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाला। अच्छा, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया। अब एट स्टेडी स्टेट क्या था, फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ बैटरी और फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये क्या हो गया, सेम हो गया क्या। अच्छा, अब जब ये सेम हो गया ना, आप क्या करना है, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अब यहां पर क्या हो गया, जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आ गया, इस कंडीशन को हमने बोल दिया स्टेडी स्टेट आ गया भाई साहब। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लिखना चाहता हूं वर्क डन बाय बैटरी। ये जो बैटरी का फोर्स है ना, ये जो बैटरी का फोर्स है, बैटरी का फोर्स ने कितना वर्क डन किया, मैं वो लिखना चाहता हूं। तो बैटरी का फोर्स कितना है, बैटरी का फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे एफ बी है, और मान लो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो कोई स्मॉल एल का है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिख देंगे, एफ बी इंटू एल लिख देंगे ना, फोर्स
जो बैटरी के कारण डेवलप हुआ इस डायरेक्शन में, और जो चार्जेस, देखो अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो बी वाले टर्मिनल से ए वाले टर्मिनल पर आ रहे थे, तो उन्होंने लेंथ कितना ट्रैवल किया एल, और फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जो बैटरी के कारण जो फोर्स था वो क्या कर क्या रहा था, यहां से चार्जेस को बी वाले एंड से चार्जेस को ए वाले एंड पर लेके आ रहा है क्या। अब बैटरी का जो फोर्स है वो जो भी वर्क डन करता है चार्ज को शिफ्ट करने में, चार्ज को टर्मिनल बी से टर्मिनल ए पर शिफ्ट करने के लिए वो जो भी वर्क डन करता है वही क्या होगा, वही इस बैटरी का ईएमएफ कहलाता है, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज से जो भी वो वर्क डन कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, ईएमएफ डिफाइन करेंगे। तो ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है वो एक्चुअल में क्या है, वो वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ईएमएफ है इसका ओरिजिन क्या है, अगर कोई पूछेगा कि ईएमएफ का ओरिजिन क्या है, तो जो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ था उसके कारण से फोर्स डेवलप हुआ, उस फोर्स के कारण वर्क डन हुआ, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मैंने ईएमएफ कहा है, ठीक है। मतलब ईएमएफ का ओरिजिन क्या है, यहाँ पर होने वाला केमिकल रिएक्शन जो है बैटरी के अंदर, वो ईएमएफ का क्या है, ओरिजिन है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं बोलूं कि ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी मैंने अभी बैटरी से कुछ नहीं कनेक्ट करके रखा है, बैटरी से मैंने कुछ नहीं कनेक्ट करके रखा है, तो हमने क्या देखा था कि एफ बी का जो वैल्यू है स्टेडी स्टेट पर, मैंने बैटरी से अगर if battery is not connected to any external circuit, जैसे अभी के केस में मैंने बैटरी को किसी भी रजिस्टर से कोई से कनेक्ट नहीं करके रखा है, तो जब मैंने बैटरी को कोई रजिस्टर से कनेक्ट करके नहीं रखा है उस केस में क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू बिकॉज ऑफ बैटरी और फोर्स ऑन चार्ज क्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक जैसे है क्या। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन बैटरी जो है वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो चार्ज डिपोजिशन हो रहा था उसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो मैंने इसको Q इंटू ई से लिख दिया। अच्छा, अब मैं ऊपर का स्पेस खाली करता हूँ, आप जो भी होगा ना स्क्रीन को पॉज कर करके समझदारी से लिखते रहना, मेरे को पता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, लेकिन आप स्क्रीन को समझदारी से पॉज कर करके लिखते रहे, इतना तो समझदार हो यार, क्या क्या समझ जाते हो ये तो समझ ही जाओगे। अब अगर देखो मैं ईएमएफ डिफाइन करूँ ना, इस केस में ईएमएफ, किसी भी केस में ईएमएफ का मतलब क्या है, बैटरी कनेक्टेड हो ना कनेक्टेड हो, ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बी से ए लाने पर चार्जेस को बी से ए लाने, पॉजिटिव चार्जेस को बी से ए लाने पर बैटरी जो भी वर्क डन करेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी का ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ का ओरिजिन क्या है, ये ईएमएफ का डेफिनेशन पूछा जाता है, ये ईएमएफ का डेफिनेशन पूछा जाता है, अभी मैं एक अच्छा सा डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो केमिकल रिएक्शंस का ओरिजिन है, केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पर चल रहे थे उसके कारण से हमने एक वर्क डन देखा, उस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही मैंने बोल दिया बैटरी का ईएमएफ। अब ईएमएफ जो है, अगर मैं स्टेडी स्टेट के बारे में बात करूं, स्टेडी स्टेट और ये जो सर्किट है वो क्या है, एक्सटर्नली मैंने इसको किसी से कनेक्ट करके नहीं रखा है। ईएमएफ का मतलब था वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी फोर्स का वर्क डन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय चार्ज। इस एफ को एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से इक्वेट कर सकते हैं क्या, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय Q। ये Q से Q अगर मैं गायब कर दूं तो EMF का वैल्यू जो है ना वो कैपिटल E इंटू एल आ रहा है, ये जो EMF का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, कैपिटल E इंटू एल। अब आप याद करो, अगर आपको याद हो, हट जा तू कहां से आ गया, हट। अब अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के डिफरेंस में हमने एक रिलेशन पढ़ा है,
हम क्या जानते थे, V हायर माइनस V लोअर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ सेपरेशन होता है। अब यहां पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो L है और यहां से यहां तक जो फील्ड है वो E है। अब A वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये E इंटू एल को हम रिप्लेस कर देंगे V से। ये E इंटू एल को हम क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं कैपिटल V से। अब कैपिटल V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस between point A and B, ये टर्मिनल्स, बिटवीन टर्मिनल्स A and B का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ईएमएफ जो, अच्छा ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक बात है क्या? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। ईएमएफ का ओरिजिन है, ईएमएफ का ओरिजिन है केमिकल रिएक्शन। ये जो ईएमएफ था ना यहाँ पर, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ का ओरिजिन क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, स्पेलिंग गलत होगा, केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती इसलिए मेरे पास केमिकल का स्पेलिंग भी गलत है। और ये जो V मैंने लिखा है ना, V क्या है, V जो होगा वो इसका ओरिजिन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण ये जो पोटेंशियल A और B के बीच में डेवलप हुआ था उसका मतलब है कैपिटल V। मतलब कैपिटल V का ओरिजिन है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ईएमएफ, अच्छा ये ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये याद रखेंगे। ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं है, उसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। उसका जो फुल फॉर्म है वो बोलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या है, वो वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद रखेंगे। अच्छा, अब इस वाले सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं। ईएमएफ का यही डेफिनेशन याद रखना जो मैं बता रहा हूं, कुछ और अपने मन घड़न अपनी दिमाग में मत बनाना। ईएमएफ is equal to the, EMF is equal to the potential difference between the two terminals, between the two terminals of the battery when the battery is not in use, when the battery is not in use। नॉट इन यूज का मतलब है मैंने बाहर में कोई एक्सटर्नल सर्किट जब नहीं कनेक्ट किया, बैटरी से जब मैंने कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं कनेक्ट किया है, उस समय बैटरी से, बैटरी के ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वही क्या होता है, ईएमएफ के न्यूमेरिकली इक्वल आ जाता है। न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल आया है, ईएमएफ बिल्कुल अलग कहानी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल अलग कहानी है। ईएमएफ जो है, अगर एकदम बेसिक से समझोगे तो ईएमएफ जो है वो क्या है, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और V जो है, V यहाँ पर क्या था, V इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हमने V लिखा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का सिचुएशन अगर होगा जब तुम्हारा बैटरी, ईएमएफ को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक तो आप ये बोल दोगे कि वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस तरह से बोल दोगे। या आप क्या बोल सकते हो, ईएमएफ जो होगा, ये डेफिनेशन आपको बुक में ज्यादा मिलेगा, EMF is equal to the potential difference between the terminals of the battery when the battery is not in use, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जैसा बताता जा रहा हूं ना वैसा लिखते चले जाओ, समझते चले जाओ, नहीं हो सके तो याद कर लेना जो जो मैंने बोला है। अब क्या करेंगे, बैटरी का EMF डिफाइन कर दिया, ठीक है। बैटरी का EMF जो देखा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया, कब, जब हमने क्या किया था, कोई भी कनेक्शन नहीं किया था। अब क्या करेंगे, बैटरी से थ्रू कनेक्शन करके देखते हैं, कनेक्शन करने पर क्या होगा ये देखते हैं। अब ये सब का काम खत्म हो गया है, इसको हटा दो। मान लो इस तरह से हमारे पास ये बैटरी का बैटरी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट चल रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां से एक रेजिस्टर निकालते हैं, रेजिस्टर समझ लो या कंडक्टर समझ लो। मैंने क्या कर दिया, एक कंडक्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया है,
ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं, मान लो ये आर ओम का मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, हमने क्या देखा था, ये जो ए वाला एंड है इसका पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी वाला एंड। अब जैसे ही तुमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा क्या। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि यहां से प्लस क्यू चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से प्लस क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है और ये जो माइनस वाला प्लेट था या ये जो नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट था उसमें क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज एंटर कर रहा है। अब अगर इसमें से प्लस क्यू, ये ध्यान से समझना, अगर इसमें से प्लस क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है तो इसका जो पोटेंशियल है, इस वाले प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा क्या। जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इससे आर रेडियस पे आपको पोटेंशियल लिखना होता है, अब क्या लिखते हो, के क्यू अपॉन आर लिखते हो। मान लो मैंने इसके चार्ज को आधा कर दिया तो पोटेंशियल भी तो आधा हो जाता है ना, हाँ या ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसमें से प्लस क्यू चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा तो इस वाले प्लेट का पोटेंशियल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर तुमने इसमें प्लस क्यू चार्ज ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो पहले माइनस क्यू था तो पहले वैल्यू कितना आ रहा था, के क्यू अपॉन आर। मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, क्यू बाई टू चार्ज प्लस कर दिया, तो पहले माइनस के क्यू बाई आर था, अब क्या हो जाएगा, अब इसका नेट चार्ज माइनस के क्यू बाई टू, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। तो इसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो गया और इस वाले प्लेट का पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सॉरी मैंने एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा था, यहाँ का पोटेंशियल कम था, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने के कारण करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा क्या, इस एंड से इस एंड तक। अब जब करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि यहां से प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट होके वो इसमें जा रहा है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ इसमें से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इसमें एंटर करेगा तो पोटेंशियल जो ए और बी के बीच में था V, जो पोटेंशियल था ए और बी के बीच में V, वो क्या हो जाएगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये कम होना स्टार्ट हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो गया तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो फोर्स था उसका वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज था जो पहले इक्विलिब्रियम में था, कनेक्ट करने से पहले इक्विलिब्रियम में था ना, क्यों इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि जितना फोर्स यहां से एफ बी अप्लाई कर रहा था उतना ही फोर्स यहां से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी था। अब एफ बी तो केमिकल रिएक्शंस के कारण का फोर्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये जो चार्ज है वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा क्या। स्टेडी स्टेट था, मैंने कनेक्शन कर दिया, अब जैसे ही मैंने कनेक्शन किया मैंने देखा कि इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो जो चार्ज पहले इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था अब वो इसकी तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी क्या हो गई, इस वाले प्लेट की तरफ जाने की हो गई। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अब क्या हो गया, जो जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें से बाहर निकला था वो यहाँ पर आके एंटर हो गया। अब फिर से यहां से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है क्या, तो अब क्या हो रहा है, एक कंप्लीट पाथ चार्ज का बन गया। यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, प्लेट ए से पॉजिटिव चार्ज निकला, गया गया गया, फिर बैटरी के अंदर एंटर कर गया फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। अब नेगेटिव प्लेट से ये जो एफ बी फोर्स है वो वापस से क्या कर रहा है, चार्जेस को खींचकर ए प्लेट तक लेके आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है जब आप क्या करते हो, बैटरी को कनेक्ट करते हो। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना, ये तो हो गया एकदम आइडियल केस चल रहा था। हमने ये देखा कि यहाँ से चार्जेस निकला, यहाँ से आया चार्ज, फिर यहाँ से एंटर करके फिर यहाँ आ गया, चार्ज का एक क्लोज पाथ हो गया, मतलब करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सर, अभी आप ध्यान से देखना। ईएमएफ जो था वो कैपिटल V के इक्वल आ गया था, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ के इक्वल आ गया था जब सेल वाज नॉट इन यूज।
सेल वॉज नॉट इन यूज का मतलब ये नहीं कि सेल खराब हो गया फेंक दो भाई साहब सेल को। सेल नॉट इन यूज का मतलब है कि सेल के थ्रू कोई करंट नहीं निकल रहा था या सेल के थ्रू कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं कनेक्टेड है, तब ईएमएफ का वैल्यू कैपिटल बी के बराबर आ रहा था। अच्छा, अब हमने बोला कि जो चार्ज है यहां से निकलेगा, मान लो इसको मार कर, हाँ, ए वाले पॉइंट से निकलेगा, फिर बैटरी के बाहर बी वाले पॉइंट से एंटर कर गया। अब जब ये चार्ज क्यू जो है, ये जब बी वाले प्लेट से ए वाले प्लेट में जाना स्टार्ट करेगा, तो इसको यहाँ पर रिपल्शन मिलेगा क्या, हिंड्रेंस मिलेगा क्या? बोले सर क्यों? अरे यहाँ पर ये खाली स्पेस थोड़ी है, ये जो मेरे पास स्पेस है, ये जो यहाँ पर स्पेस है वो एम्प्टी थोड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे आयंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब जैसे ही चार्जेस इस वाले पॉइंट से, ये जो क्यू चार्ज है वो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो लिक्विड का इलेक्ट्रोलाइट का जो मटेरियल है वो चार्ज के मोशन को रोकेगा क्या? अब अगर चार्ज के मोशन को रोक रहा है मतलब वो करंट को रोक रहा है क्या? अब करंट को रोकने को ही हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंस वो बैटरी के अंदर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। समय को नहीं समझ में आया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कॉलेज के एग्जाम में भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे कि बैटरी के बाहर तो ए वाले प्लेट से प्लस क्यू चार्ज निकला और बैटरी के बाहर ही बाहर मतलब कंडक्टर के थ्रू होता हुआ वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट पे एंटर कर गया। अब जो बैटरी का फोर्स था वो क्या कर रहा था, उस पॉजिटिव चार्ज को बी वाले टर्मिनल से खींचकर ए वाले टर्मिनल तक लेके जाना चाहता है। अब लेके जाना चाहता है लेकिन बीच में बहुत सारे हिंड्रेंस है। अब वो जो हिंड्रेंस है वो सेल के मटेरियल के कारण है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट है उनके कारण है, इलेक्ट्रोड्स के कारण है, दूसरे आयंस जो प्रेजेंट होंगे उनके कारण है। तो उसके कारण जो हिंड्रेंस मिलता है उसी हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ये मेरे पास हो गया कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और यहां पर जो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो आई होप ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अच्छा, अब इस केस में देखो, अगर आप इस केस में देखोगे तो हम क्या करते हैं ना, ये जो बैटरी है हम बैटरी को अब बार बार ऐसा नहीं बनाएंगे, हम बैटरी के लिए कुछ सिंबल यूज करेंगे। और अब ईएमएफ और एक टर्म आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ध्यान से समझते हैं। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास जो बैटरी है वो है आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी मतलब ऐसा बैटरी जो राम भगवान यूज किया करते थे, आइडियल बैटरी, ठीक है। आइडियल माइथोलॉजिकल टाइम का जो चल रहा है, या आपकी जो स्टोरी होगी आपके माइथोलॉजी के हिसाब से भी एक आइडियल समय आया होगा। हमारी मेरी माइथोलॉजी याद है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर की माइथोलॉजी अलग है, आपकी अलग है, अपनी अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरी, अपने आप जो अच्छा लगता है वो बना लो। अब एक आइडियल बैटरी जो है उसको हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। कोई इंटरनल, ये जो आइडियल बैटरी है ना, मान लो ये एंड ए है और ये एंड बी है। अब आइडियल बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अप्रॉक्स जो होगा ना वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है। अगर एक आइडियल बैटरी है तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है। ये सब तुम्हें सर्किट सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। रियल बैटरी जो है या नॉन आइडियल बैटरी जो है, नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी जो होगा उसको हम ऐसा बनाएंगे, ये और इसका एक रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस यहां लगाते हैं या यहां लगाते हैं, अरे कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। मान लो ये एंड है ए, ये ई, ये स्मॉल आर और ये बी। अब ये बैटरी के अंदर का डायग्राम है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। हम जो भी कनेक्शन करते हैं ना वो ए और बी के बीच में करते हैं। अब मान लो ए और बी के बीच में मेरे को पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से,
मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से। अब अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा क्या, ऐसे ऐसे मूव करके करंट ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट करके अब देखो ये बैटरी का हायर और ये बैटरी का लोअर, पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस ई का लिख सकते हैं क्या यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर कोई आई करंट चल रहा था, इस बैटरी से कोई आई अमाउंट ऑफ करंट आया था, तो हम रेजिस्टर के डायरेक्शन या करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस में आई आर लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू वी भी लिखेंगे, ये मैंने आपको लिखना सिखाया है। इसका मतलब VA माइनस VB जो है, VA माइनस VB जो है वो E माइनस I इंटू आर है क्या, बिल्कुल बढ़िया। यहां पर हमने देखा था कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल नॉट इन यूज, अच्छा मैं इसमें और भी समझा दूं, ये आइडियल बैटरी था, वैसे ये आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी के केस में ये है, मान लो अगर मैं बोलता कि ये आइडियल बैटरी में ही, या सॉरी जो मेरे पास नॉन आइडियल बैटरी है, जैसे इस वाले केस में अगर करंट है, अगर करंट है मतलब बैटरी को यूज में ला रहे हैं, उस केस में A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम है क्या, E माइनस आई आर है ना। अच्छा मान लो इसी केस में, मान लो इसी केस में ऐसा बोलता कि when battery is not in use, when battery is not in use, not in use, not in use का मतलब मैं बार बार समझा रहा हूं, बैटरी नॉट इन यूज का मतलब क्या हो गया कि करंट है नहीं। अब अगर आप V से स्टार्ट करोगे, VA माइनस E इक्वल्स टू VB लिख दोगे क्या, ये I इंटू आर टर्म गायब हो जाएगा क्योंकि वो है ही नहीं, तो VA माइनस VB जो है वो E के बराबर हो गया क्या। यही डेफिनेशन लिखा था क्या आपने कि जब बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं मूव करेगा तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का EMF है। सर यही डेफिनेशन तो आपने बताया है। अच्छा ये मेरे पास आइडियल बैटरी है, जब भी आइडियल बैटरी बोला जाएगा तो समझ लेना कि कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। नॉन आइडियल बैटरी के केस में हम क्या लिखेंगे, अब ये ध्यान से समझना है। देखो ये जो ड्रॉप है ना I इंटू आर का, ये इनएविटेबल है, इसको हम हटा नहीं सकते। अब तुम बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तुम मार्केट चले गए, मार्केट से तुमने एक बैटरी खरीद के लाया, अब उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है तुम उसको हटाए कम या ज्यादा कर सकते हो क्या, नहीं, उसको आप नहीं कुछ कर सकते। अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं, हम ये जो लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना कैपिटल आर, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो एक बार बैटरी बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो गया क्या, एक बार बैटरी बन के आ गया, मार्केट से बाहर तुमने एक बैटरी खरीद के ले आया, अब वो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, फिक्स है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा अब VA माइनस VB जो है वो हम किस तरह से लिख रहे हैं, E माइनस आई आर। इसका मतलब मान लो अगर मैं बोलूं कि EMF जो है, मान लो मैं बोलूं कि EMF जो है वो 12 वोल्ट का है, बैटरी का EMF अगर गिवन है 12 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा, काम का जैसे बैटरी का EMF 12 वोल्ट है, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप हो सकता है क्या, नहीं, कुछ ड्रॉप तो यहाँ पे हो गया होगा ना। अगर EMF 12 वोल्ट का है तो मैं ये वाले ड्रॉप को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ना, ये वाला ड्रॉप तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि EMF अगर 12 वोल्ट का है तो इस वाले ड्रॉप के कारण जो काम का वोल्टेज मिलेगा ना वो 12 वोल्ट से कम हो जाएगा, 10 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये जो काम का वोल्टेज है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशंस के चक्कर में मत फंसो, डेफिनेशन तुमको बुक में मिल जाएंगे, तुम चाहोगे तो याद कर लेना, जो समझा रहा हूँ वो समझो ध्यान से। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको कभी ये सब समझ में नहीं आता, सर EMF कब लेना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, लोड रेजिस्टेंस क्या है, सिर्फ वो क्या करेंगे डेफिनेशन याद रख लेंगे। एकदम ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, EMF क्या था भाई साहब, तो EMF जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, EMF जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और आइडियल केस में A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर आ जाता है, हमेशा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नॉन आइडियल केस में अगर मैं बोलूं कि बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, जैसे यहां से यहां अगर देखोगे मान लो करंट 0 होता, उस केस में भी A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के इक्वल आ गया है। लेकिन अगर आप बैटरी को यूज कर रहे हो, तो अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो A वाले एंड और B वाले एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो E माइनस आई आर आ रहा है। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट का है ना, तो आपको काम करने के लिए 12 वोल्ट से कम का वोल्टेज मिलेगा। 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, और एक नॉन आइडियल बैटरी में ये जो ड्रॉप है वो इनएविटेबल है। इस वाले ड्रॉप को आप नहीं कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही, और रेजिस्टेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गई। सर मेरे को अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आया। बहुत ही आसान था भाई साहब। अगर नहीं समझ में आया है तो लेक्चर को दोबारा से देखो। जब तक ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब अच्छे से नहीं समझ में आएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। अब ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन के लिए बताया है कि जब आप बैटरी को यूज नहीं करोगे तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ईएमएफ बोल रहे हैं। इसको इरेज करके कुछ और बातें आपको बताते हैं। हमने क्या बोला था कि मान लो ये हमारा बैटरी है। थोड़ा सा पॉज करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के बारे में। ये मेडिकल वाले लोगों को बहुत पूछते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। सिंपल लैंग्वेज में डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब जब बैटरी से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब जब बैटरी से करंट, जब बैटरी से करंट बाहर बाहर निकल रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी के अंदर का डायग्राम है। ये वाले एंड को मैंने ए बोला था और ये वाले एंड को हमने बी बोला था। ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ है ई। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये बैटरी है, बैटरी से करंट बाहर निकलेगा। अब अगर बैटरी से करंट बाहर निकलेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मान लो कोई आई अमाउंट ऑफ करंट चल रहा है, तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है, मैं पूरे लूप में घूम के इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूँ, मैं बैटरी वाले एंड से स्टार्ट करूँ अगर, तो बैटरी के लोअर से बैटरी के हायर पर आया तो मैंने लिख दिया प्लस ई। करंट के अलोंग चल रहे हैं, मैंने लिख दिया माइनस ऑफ आई इंटू आर। करंट के अलोंग चलते हैं तो ड्रॉप लिख देते हैं माइनस ऑफ आई इंटू आर। फिर यहाँ से 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 अभी भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू जीरो। ये लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स जो होता है उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ऐसा मैंने कभी नाम नहीं लिया है, लेकिन इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, ई जो है वो हो जाएगा आई आर प्लस आर, इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब जो करंट होगा, जो करंट होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या करंट का वैल्यू? मतलब अगर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको गिवन है और लोड रेजिस्टेंस आपको पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप करंट को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आई ई आर प्लस आर। अब आपसे पूछते हैं ना कि एक बैटरी के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, आपसे ये पूछेंगे कि बैटरी के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम करंट के बारे में बात करोगे तो ईएमएफ जो केमिकल रिएक्शंस के कारण है ये तो फिक्स है। आर भी एक बार बैटरी बन गया तो फिक्स है। आप वेरी किसको कर सकते हो? इस कैपिटल आर के वैल्यू को वेरी कर सकते हो क्या? तो कैपिटल आर का वैल्यू आप क्या करोगे? कम करोगे, ज्यादा करोगे, जिससे कि करंट बढ़ जाए। अब जितना आर का वैल्यू कम करोगे उतना ज्यादा करंट होगा क्या? तो अगर मेरे को आई मैक्स चाहिए तो आई मैक्स के लिए मैं आर के वैल्यू को क्या कर दूंगा? जो लोड रेजिस्टेंस है उसको जीरो कर दूंगा क्या? लोड रेजिस्टेंस को जीरो करने का मतलब है जो सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या? जो सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये ईएमएफ हो गया, ये आर हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी। शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी, बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे मतलब आपने बैटरी के ए टर्मिनल को और बैटरी के बी टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग के केस में बैटरी के थ्रू जो करंट मूव करेगा वो मैक्सिमम होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू इज ई डिवाइडेड बाई आर।
ये मैक्सिमम करंट है जो ड्रॉ किया जा सकता है एक बैटरी के थ्रू, और वो भी कब, जब आप बैटरी के एक टर्मिनल को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो याद करते जाना। इसके कुछ और भी फॉर्म्स है। क्या है, मैंने बोला कि ए और बी के बीच में जो ड्रॉप होता है, ए और बी के बीच में जो ड्रॉप होता है, देखो ये बैटरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ए और बी के बीच में जो ड्रॉप मिलेगा वही तो हमारे काम का वोल्टेज है ना। तो अब ये जो काम का वोल्टेज वो पूरा पूरा कहाँ ड्रॉप हुआ, इसमें ड्रॉप हुआ क्या। तो ये जो आई इंटू आर का ड्रॉप है ना, वही क्या है, वी ए बी है, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो मैं इस आई इंटू आर के प्लेस में कैपिटल वी भी लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर ऐसा हो जाए, ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, वी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं थ्रू आउट। जब से मैंने स्टार्ट किया उसको कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ आई इंटू आर इक्वल्स टू 0। ये ई माइनस वी इक्वल्स टू आई इंटू आर लिख सकते हैं क्या। अब कभी कभी ना, अब ये देखो, ये जो आई का वैल्यू है, इस आई के प्लेस में, आई के प्लेस में तो ये भी लिख सकते हो सर आप, स्मॉल आर का नहीं, ऐसा लिख देते हैं, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आर। ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। अगर मेरे को बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैटरी का ईएमएफ माइनस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट आई। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सिर्फ एक ही केस में, सिर्फ दो केसेस में सेम होते हैं। या तो बैटरी आइडियल ले लो, या आप बैटरी को नॉट इन यूज, बैटरी अगर ओपन सर्किटेड है, बैटरी से कोई करंट नहीं पास हो रहा, तब उस केस में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आया है क्या, बिल्कुल। तो ये कहानी हो गई डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूले को यूज करके, ये फॉर्मूले को यूज करके, सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप खुद से ट्राई करना उनको, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई ना कि ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, आप आराम से कर लोगे। अच्छा, ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब था कि बैटरी से करंट बाहर निकल रहा है। बहुत बार आप देखोगे चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी चार्ज हो रहा है, जैसे फोन की बैटरी कभी वो डिस्चार्ज होता है, फिर आप उसको चार्ज भी करते हो, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अब जब आप बैटरी को चार्ज करोगे ना, इसका मतलब क्या होगा, करंट विल एंटर टू द बैटरी, करंट बैटरी के अंदर जा रहा है, बैटरी के अंदर जा रहा है। जैसे ये डायग्राम, ये मेरा बैटरी है, ठीक है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और मैंने इसको एक अलग कहीं और इसके कनेक्टेड और भी सोर्स होगा, उसके कारण से करंट आई जो है वो एंटर कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो वी ए माइनस ऑफ ई, यहाँ पर जो ड्रॉप था वो माइनस ऑफ ई, करंट के डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस ऑफ आई इंटू आर इक्वल्स टू वी भी लिख देंगे। अब वी ए माइनस वी बी जो है वो ई प्लस आई आर हो गया क्या। इसका मतलब ये वी ए माइनस वी बी क्या है, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, ई प्लस आई इंटू आर हो जाएगा क्या। तो जब बैटरी चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा ईएमएफ से, जब बैटरी चार्ज हो रहा है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो हमेशा ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया है क्या। ये बैटरी 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 जो भी मैंने बताया है ना बैटरी में, एक बार एनसीईआरटी बुक से या एचसी वर्मा जो भी आपके पास बुक है, आप उससे एक बार पढ़ के देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस जो है आसान क्वेश्चंस है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं होंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, ईएमएफ दे देंगे, टर्मिनल वोल्टेज दे देंगे, आई का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलेंगे, कैपिटल आर दे देंगे। अब वो पूछेंगे कि मैक्सिमम करंट कब निकलेगा ये बताओ, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कर देना, बस मैक्सिमम करंट के बारे में जब भी ऐसा बोला जाए तो समझ लेना कि कैपिटल आर के वैल्यू को 0 कर देंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। एक पावर मैक्सिमम का भी कंसेप्ट होता है, अभी वो नहीं बताऊंगा, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मिलेगा, तो डाउट है बताऊंगा पावर मैक्सिमम कब होता है।
ये हो गया भाई बैटरी की कहानी। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, करंट कैसे निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ये सब। और मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बहुत बेसिक बात है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो नहीं समझ में आया है तो आगे लेक्चर में मत बढ़ना जब तक ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से सीरीज पैरेलल कनेक्शन हमने रेजिस्टर्स का देखा था, उसी तरह सीरीज पैरेलल कनेक्शन बैटरी का भी होता है। तो हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ बैटरी, ठीक है। तो हम उसमें बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी, सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी। सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी का मतलब है जिस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते थे एक के बाद एक के बाद एक, उसको सीरीज कनेक्शन बोलते थे। तो बैटरी का सीरीज कनेक्शन ऐसा होगा। मैं नॉन आइडियल बैटरीज के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मान लो इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, R1 ले लेते हैं, R2, E3, R3। अब देखो ये जो बैटरी है वो भी करंट इस डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, ये जो बैटरी है वो भी करंट इस डायरेक्शन में भेज रहा है, ये जो बैटरी है वो भी करंट इस डायरेक्शन में भेज रहा है। तो सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं क्या? अगर सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो नेट ईएमएफ होगा, मान लो मेरे को कोई बोलता कि इन सारे बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर दो, तो जो नेट ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख देंगे क्या? ये भी चाहता था करंट ऐसे चले, ये भी चाहता था करंट ऐसे चले, ये भी चाहता था करंट ऐसे चले, तो मैंने नेट ईएमएफ क्या लिख दिया, सबको ऐड कर दिया। अच्छा, मान लो इसी में कोई ऐसा होता, E2 जो होता वो ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है, ऐसा, इस तरह से। तो ये चाहता था करंट ऐसे, लेकिन ये करंट ऐसे चाहता था क्या, तो यहाँ पर E1 और E3 को ऐड करके E2 को माइनस कर देते, वो मेरे पास E नेट आ जाता। अच्छा, उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं क्या? अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नेट करंट कितना है वो बताओ, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, E नेट डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस R नेट, इस तरह से लिख सकते हैं क्या नेट करंट की इक्वेशन को? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। नहीं भी बताता तभी आप लूप से घूम के पूरा पूरा लिखोगे ना। जब यहाँ से मान लो लिखना स्टार्ट करोगे E1 फिर IR1 माइनस में, इस तरह से जब लिखोगे वापस आप इस तरह के इक्वेशन में पहुंचोगे। सीरीज कनेक्शन है तो हर जगह करंट सेम होगा, तो नहीं भी बताऊंगा तभी ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा, अब मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, मैं ऐसा बोलूं कि इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, इसको इरेज कर देता हूं, नए से लिखते हैं, इफ all the cells are identical, ठीक है, अगर सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल है, इस तरह से कनेक्टेड है, और कितने सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है, सबको कनेक्ट कर दिया मैंने एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, आइडेंटिकल सेल्स है तो सबका ईएमएफ भी सेम होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम होगा। अब यहां पर अगर देखोगे तो ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट लिखेंगे, ई नेट हो जाएगा E1 के प्लेस में E प्लस ई एन टाइम्स डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड क्यों करेंगे, तो ई नेट का वैल्यू कितना बन जा रहा है यहाँ पे, ये जो ई नेट है वो n टाइम्स ऑफ ई बन गया क्या? उसी तरह आर नेट अगर लिखेंगे तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू होता है ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट। यहां से अगर मैं करंट नेट का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ई नेट के प्लेस में क्या है, n इंटू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन इंटू आर। इस तरह से नेट करंट का वैल्यू लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मेडिकल वाले में एग्जाम में ये सब पूछते हैं, जेई वाले में अगर आता भी है तभी वो क्या करेंगे, लूप में घूम घूम के खुद से बना सकते हैं। ये आई नेट हो गया। अब इसमें एक मजेदार अच्छा क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन है, इफ n identical cells
if n identical cells were connected in series, if n identical cells were connected in series, the current through load resistance, the current through load resistance R was I1. Now m number of cells are interchanged. m number of cells are interchanged, और ये भी बोल रहे हैं कि m is less than n. The current through R2, the current through R is I2. Find the ratio of I1 is to I2. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो क्या करेंगे, टीचर जब बताएंगे तो देखेंगे। अभी स्क्रीन को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं भी स्क्रीन पॉज करता हूं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर देखोगे तो उन्होंने बोला कि n आइडेंटिकल सेल्स थे जिनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो जो लोड रेजिस्टेंस R है उसके थ्रू जो करंट है वो कितना है, I1। अब m सेल्स, जो n नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उसमें से किसी m नंबर ऑफ सेल्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब उसको उल्टा कर दो। द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R इज I2। अब जो नया करंट है वो क्या है, I2 है। अब मेरे को I1 और I2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है। क्वेश्चन क्या है, स्पेस चाहिए, हर किसी को स्पेस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला जो केस है, केस वन जो है वो क्या बोलता है कि मेरे पास इस तरह से बैटरीज कनेक्टेड है, मान लो कितने बैटरीज, n नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है, और इन सबको कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस R से। तो E नेट का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर E नेट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E। R नेट कितना आ जाएगा, R नेट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है। और I का वैल्यू क्या लिखेंगे, I का वैल्यू लिखेंगे n टाइम्स ऑफ कैपिटल E, n टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R, ये लिख देंगे, ठीक है। तो केस वन में जो करंट था वो I1 था, ये I1 का वैल्यू होगा। अब मान लो मैंने m बैटरीज को इंटरचेंज कर दिया। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास कितने बैटरीज हैं, मैं अभी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहा, ठीक है, सिर्फ मैं बैटरीज बना रहा हूँ। मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 8। मेरे पास टोटल कितना है, मान लिया मैंने n का वैल्यू 8 है, उसमें से मैंने m को कितना रखा, 3 रखते हैं, मतलब 3 बैटरीज को इंटरचेंज कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। टोटल मेरे पास n का वैल्यू मैंने 8 मान लिया, एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। n का वैल्यू मैंने 8 मान लिया और m को मैंने कितना मान लिया, 3। अब देखो ये बैटरी जो है ये माइनस ई, ये प्लस ई, ये दोनों कैंसिल हो गए क्या। उसी तरह ये बैटरी से ये बैटरी कैंसिल हो जाएगा, ये बैटरी से ये बैटरी कैंसिल। तो कितने बैटरी बच रहे हैं, सिर्फ 2 बैटरी बच रहे हैं क्या। मतलब जो मेरे पास ई नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मेरे पास जो बैटरीज थे वो 8 थे, और उसमें से अगर मैंने 3 को इंटरचेंज कर दिया तो वो 3 तो गए, जो इंटरचेंज हुआ था वो 3 तो गए, वो साथ में 3 पॉजिटिव वाले और भी रह गए क्या। इसका मतलब अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूं तो ई नेट का वैल्यू देखो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू ई, ओरिजिनली n इंटू ई था। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, m इंटू ई माइनस करूंगा क्या, नहीं, m इंटू ई नहीं, मैं इसमें से 2 टाइम्स ऑफ n ई माइनस करूंगा क्या। 2 क्यों माइनस करो सर, देखो आप इसमें से अगर आप n का वैल्यू 8 रखोगे, n का वैल्यू अगर आप मान लो EMF जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 8
माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 करते तब जाके यहाँ पे 2 आता। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? जब आप बैटरीज को इंटरचेंज करोगे, आइडेंटिकल बैटरीज हैं अगर, तो वो अपने साथ साथ 2 गुने बैटरीज को खराब कर देंगे। क्या 3 जो इंटरचेंज हो वो तो खराब हुए ही, और जो उनके कारण इंटरचेंज होने के कारण जो पॉजिटिव वाले चले गए वो भी तो हमारे काम के नहीं है। इसका मतलब अगर आपने m नंबर ऑफ सेल्स को इंटरचेंज किया है तो जो ईएमएफ कम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एमई से कम होगा। क्या क्यों 2 टाइम्स ऑफ एमई से कम होगा? क्योंकि आइडेंटिकल है, जो इंटरचेंज हुए वो तो गए और साथ में उन्होंने क्या कर दिया, जो पॉजिटिव वाले थे उनको भी खराब कर दिया। अब ये मेरे पास ई नेट हो गया। आर नेट के वैल्यू को कोई फर्क पड़ा क्या? अरे तुम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो, उल्टा लगा दो, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कोई सीधा उल्टा थोड़ी होता है। तो ये तो अभी भी n इंटू आर है और लोड रेजिस्टेंस अभी भी n इंटू आर है। ठीक है, सॉरी ये आई नेट था, ये ई नेट हो गया। आई नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई नेट को मैं ऐसा लिखूंगा क्या, n इंटू ई माइनस 2m e डिवाइडेड बाई n इंटू आर प्लस आर। अब क्वेश्चन के हिसाब से I1 और I2 का रेशियो फाइंड करना है। I1 है n इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू आर प्लस आर, और इधर सेकेंड वाले केस में ये जो आई नेट है वो I2 है। I2 क्या लिखेंगे, E बाहर निकाल दे अगर तो n माइनस 2m एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर से एन आर प्लस एन आर गायब हो गया, तो I1 और I2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है n डिवाइडेड बाई n माइनस 2m। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में भी पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये मेरे पास था सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। उसी तरह पैरेलल कनेक्शन भी होता है। पैरेलल कनेक्शन, सॉरी रेजिस्टर्स नहीं था भाई, वो क्या है, बैटरीज है। पैरेलल कनेक्शंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। अब पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है, जिस तरह से रेजिस्टर्स में पैरेलल कनेक्शन होता था उसी तरह पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। थोड़ा थक गया यार, पॉज करते हैं थोड़ा। नहीं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर फोन बंद हो जाए। फोन भी तो डब्बा है, क्या कर सकता है, बहुत परेशानी है। अच्छा सर्किट बनाना है, क्या बना रहे हैं, थोड़ा पॉज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन जब होता है इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। इस तरह से बैटरीज कनेक्टेड है, जैसे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते थे पैरेलल में, कॉमन टर्मिनल से जब बैटरीज कनेक्टेड होंगी उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, मैं डेरिवेशन बताऊंगा लेकिन डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है। ऐसा मानते हैं कि ये जो E1 वाली बैटरी है इसमें से जो करंट निकला वो निकला I1, E2 वाली बैटरी है इसमें से करंट निकला I2, और E3 वाली बैटरी में से करंट निकला I3। I1, I2, I3 सब इस वाले पॉइंट पर एंटर करके सपोज I अमाउंट ऑफ करंट बन के क्या हो रहा है, कैपिटल R से मूव करेंगे। अब I से जब इधर आएंगे, अब देखो जितना करंट बैटरी से बाहर निकलता है उतना ही अंदर भी जाना चाहिए, तो यहाँ पर I1 चला जाएगा, यहाँ पर I2 चला जाएगा, और यहाँ पर वापस से I3 चला जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे ना लूप्स के नाम रख देता हूँ, मान लो ये A है, ये पॉइंट B है, ये C, ये D, फिर ये E, ये F, ये G, ये H। मैंने जो सर्किट्स के जो भी पॉइंट्स हो सकते थे ना, सबके मैंने नाम रख दिए हैं। अब क्या करते हैं, I1, I2, I3 सबका वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ I। देखते हैं कैसे। मान लो मैं बात करूं इस वाले लूप पर, ए से स्टार्ट करूंगा और वापस से मैं ए में ही घूम के आऊंगा, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, मैंने कभी नाम नहीं लिया लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है। मैं लिख रहा हूं इन लूप, लूप का मतलब क्लोज पाथ। ठीक है, इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए से बी सी डी ई एफ ए, इस तरह से। अब अगर मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूं इस बैटरी वाले एलिमेंट से,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले, मतलब यहाँ पर लिखा मैंने E1, प्लस में मैंने E1 लिखा, फिर मूव कर रहे हैं मूव कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ड्रॉप हो जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर का, माइनस ऑफ आई इंटू आर का ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर चले 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 इधर पहुंच गए। जब इधर पहुंचे तो फिर से करंट के डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ I1 R1 का ड्रॉप हुआ, और इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब यहां से आप I1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, I1 को आप ये लिख सकते हो क्या, E1 माइनस आई इंटू आर डिवाइडेड बाई R1, ये लिख सकते हैं ना I1 के प्लेस में, तो I1 के प्लेस में ये लिख दिया। उसी तरह अगर मैं लिखूं कौन सा लूप, सेकंड वाला लूप अगर मैं लिखूं, इन लूप बी सी डी ई बी, अगर मैं इसमें लिखूंगा, फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, तो E2 कुछ नहीं मिल रहा है, 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 करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिला, तो माइनस ऑफ आई इंटू आर, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिला, तो माइनस ऑफ I2 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। अब जब आप यहाँ से वापस से I2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो वो हो जाएगा E2 माइनस आई इंटू आर डिवाइडेड बाई E2 माइनस आई इंटू आर, और इसका डिविजन किसके साथ हो जाएगा, R2 के साथ इसका डिविजन हो जाएगा। मेरे पास I1 आ चुका है, मेरे पास I2 आ चुका है, और स्पेस की कमी के कारण फिर से कुछ को डिलीट करते हैं, तो इधर सर्किट, मेरे को सर्किट का कोई खास काम है नहीं, मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर का मैं पार्ट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर का पार्ट लिख लिया। अब देखते हैं, अब लास्ट में कौन सा लूप देख रहे हैं, लास्ट में हम लूप देख रहे हैं इन लूप, इधर से स्टार्ट करेंगे, जी बी, ये पॉइंट कौन सा था, सी, ये कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, जी बी सी डी, यहाँ पे जो पॉइंट था, फिर एच, इस तरह से। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या लिखेंगे, E3 माइनस आई टाइम्स ऑफ आर माइनस I3R3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा पूरा सर्किट है ना, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको तो हटा दो भाई, ये हो गया 0। अब यहां से अगर मैं I3 का वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो I3 क्या लिख सकते हैं, I3 को लिख सकते हैं E3, डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन आप चाहो तो देखो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। E3 या स्मॉल r3 है, डिवाइडेड बाई स्मॉल r3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 0 के बराबर है क्या, तो मैं I1 I2 I3 सबको अगर ऐड कर दूं, तो I1 के प्लेस में ऐसा लिख सकता हूँ ना, I1 के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है, E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1, प्लस I2 के प्लेस में क्या लिखेंगे, E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2, और I3 के प्लेस में क्या लिखेंगे, E3R3 माइनस IR अपॉन R3। अब बस इसको थोड़ा इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे और काम बन जाएगा। जो भी मुश्किल वाला काम था वो हो गया है, बस इसको थोड़ा अरेंज करना बचा हुआ है। डेरिवेशन देखो कभी कभी कॉलेज वाले लोग पूछ लेते हैं, तो इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं भी बताता तो चलता। E1 R1 E2 R2 और ये सब वाले टर्म को अगर मैं एक साइड रखूँ, अच्छा सॉरी ये 0 की इक्वल नहीं है भाई साहब, ये तो आई था, यही अब यहीं पे गड़बड़ हो जाता, छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं पर होते हैं। I1 I2 I3 सबको सम किया तो वो I के बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 माइनस आई आर इधर भी है, माइनस आई आर इधर भी है, माइनस आई आर इधर भी है, सबसे मैं माइनस आई आर अगर कॉमन निकाल दूं, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल्स टू आई के बराबर आ जाएगा क्या, बस अब थोड़ा अरेंज कर दो, काम खत्म। मतलब E1 अपॉन R1 प्लस
E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 जो है वो I, इस पूरे टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा, इधर अगर I कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस R, ये 1/R1 1/R2 1/R3, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है क्या, पैरेलल कनेक्शन है, सारे रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट भी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पे करंट क्या लिख सकते हैं, करंट क्या लिखा जा सकता है, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, और इस पूरे का डिवीजन करना है, इस पूरे का डिवीजन करना है 1 प्लस R अपॉन R इक्विवेलेंट। ये करंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव किया है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। अच्छा कैसे बनाएंगे, पूरे इक्वेशन को ना मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट और न्यूमरेटर वाले पार्ट को 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, अब जो फॉर्मूला आएगा आपको वही याद रख लेना है, बस इतना डेरिवेशन अगर आपको नहीं याद रखना है तो आप मत याद रखो, अब जो आएगा बस उसको याद रख लेना। ये I को क्या लिखेंगे, E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से तो क्या आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, लिख देते हैं यार पूरा, फालतू का कंफ्यूजन होगा, इतना लिखा है तो और लिख ही देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये देखो सिंप्लीफाई करने पर कैसा आ रहा है, ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 अपॉन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये आ गया, यहाँ पर आ जाएगा R इक्विवेलेंट प्लस R, ठीक है। ये पूरा मेरे पास जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो है, और ये पूरा क्या है, नेट ईएमएफ का काम कर रहा है। तो कंपेयर करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है, जो हमें याद रखना है, जब भी पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज होता है तो ई नेट का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ई नेट का वैल्यू लिखेंगे E1 R1 प्लस E2 R2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट डॉट। ये ई नेट का फॉर्मूला आपको क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट्स में याद रखना है, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट में होगा वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो, R इक्विवेलेंट प्लस R। सही लिखा ना यार, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले जो भी डेरिवेशन बताया उसका सिर्फ रिजल्ट अपने को याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखोगे, जब भी सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो E इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, E इक्विवेलेंट है E बाई R1 प्लस E2 बाई R2 E3 बाई R3 so on divided by 1 by R1 plus 1 by R2 so on। या तो आप इस तरह से E इक्विवेलेंट याद रख लेना, या आप E इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, E1 by R1 प्लस E2 by R2। मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो क्वेश्चन में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अभी देखने में लग रहा है कि सर ये कितना खतरनाक सा फॉर्मूला है बहुत ही आसान, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। इस तरह से आप E इक्विवेलेंट का वैल्यू याद रख सकते हो। और R जो सर्किट में होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना ही आता है। R इक्विवेलेंट जो आया था, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3।
एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन के लिए ना एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिखा देते हैं बस। इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल होते तो देखो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाता। पहला होता है ई अपॉन आर, दूसरा भी ई अपॉन आर, तीसरा भी ई अपॉन आर, ये एन टाइम्स चलता क्या ई अपॉन आर डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे ऐसे चलता, और ये कितना चलता है, ये एन टाइम्स चलता क्या। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना एन अपॉन आर, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर एन टाइम्स चलता, तो ये एन अपॉन आर। अब ये एन अपॉन आर और ये एन अपॉन आर अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ ई के बराबर। इसका मतलब अगर आपने बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है और बैटरीज आइडेंटिकल है तो वो जो ई इक्विवेलेंट होता है वो सिर्फ ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे इसको, फालतू का टॉपिक है। मान लो सर्किट कैसा है, ये 1 ओम मान लो, ये मान लो 3 वोल्ट, ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 4 वोल्ट, ये भी 1 ओम, ये 6 वोल्ट, और ये 1.6 ओम का लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द ई इफेक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन है ई इफेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन है आर इफेक्टिव और करंट थ्रू लोड, करंट थ्रू 1.6 ओम रेजिस्टर। अब हम क्या जानते हैं, ई नेट का वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2 प्लस ये E1 बाई R1। अब अगर मेरे को ई नेट लिखना है इस केस में तो ई नेट में क्या लिखूंगा, E1 बाई R1, E2 बाई R2, इस तरह से लिखेंगे ना। अब देखो डोमिनेट कौन करेगा, ये 3 वोल्ट का बैटरी इस डायरेक्शन में करंट सेट करना चाहता है, 6 वोल्ट का बैटरी इस डायरेक्शन में करंट सेट करना चाहता है। तो ये दोनों सिंस एक डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहे हैं तो हम इसके वाले साइन को डोमिनेटिंग मान लेंगे। तो जो मेरा ई नेट होगा ना वो देखो ऐसा लिख देंगे, 6/1 प्लस इसके कारण लिख रहे हैं 3/1, लेकिन इसके साथ कारण क्या लिख देंगे, इसके कारण लिख देंगे माइनस। अब माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/R1, 1/R1 मेरे पास 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ई नेट मिल जाएगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, यही तो आर इक्विवेलेंट है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार इसको, इतना कोई मुश्किल है नहीं। ई नेट देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ई नेट हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर आ गया 7, 1 प्लस 1 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 2.5। तो ई नेट का वैल्यू मेरे पास ये आ गया, आर नेट आ गया। अब अगर करंट निकालना है तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, बैटरी में ऐसा बना दूंगा ना। अब बैटरी का मैंने पोलैरिटी इस इन दोनों के हिसाब से रखा है क्योंकि ये लोग दोनों डोमिनेट कर रहे थे। ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2.5 का, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास 2.5 का है, नहीं आर इक्विवेलेंट ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे अपन लिखेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल देंगे, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, सॉरी, अरे यार क्या कर रहे हैं, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर ये 2 पॉइंट, ये मेरे पास कितना आ गया, ये पूरा ऐड करने पे 2.5 आ रहा है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा क्या। आई होप ये सब समझ में आता होगा यार, सीरीज पैरेलल तो आपने सीख लिया है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2.5 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1.6 ओम। अब इसको सिंप्लीफाई करके करंट निकाल सकते हैं क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आते हैं, ठीक है। आराम से देखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बैटरी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें एक मिक्स ग्रुपिंग भी होता है, वो सब मैं नहीं बता रहा, वो सब तुम खुद से देखना।
अगर तुमको सीरीज पैरेलल समझ में आ गया तो मिक्स ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ही रहने देते हैं। इसमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले क्लास से इसका हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।